हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग कर रहे हैं अपने CUET PG 2025 का फ्री सीरीज, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी का सारा सिलेबस अलॉन्ग विद MCQ प्रैक्टिस एंड डेली MCQ प्रैक्टिस। सब कुछ हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। पिछले क्लास में हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी आप लोगों को ओशंस के बारे में, कुछ कुछ बातें बताई थी ओशंस के बारे में। आपने उसको पढ़ा, आपने कुछ लोगों ने नोट्स भेजा, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और जग जाओ, क्योंकि ये क्लास आ चुकी है। फिर से जागेंगे और अपना काम शुरू करेंगे, अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे लेके, जिसका तुम्हारा मन करे उसका नाम। ठीक है, चलो आगे जो आज हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, रोज किया करो। रोज करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा, फिर तुम सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। चलो, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग ओशन में थोड़ा आगे डूबेंगे, यानी कि हम लोग ओशन के तापमान को और ओशन के लवणता को नापने की हम लोग कोशिश करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने बस ऊपर ऊपर से देखा था, क्या गहराई वहराई थोड़ा समझा था। आज हम लोग थोड़ा अंदर उतरेंगे। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। ये वाला ग्राफ आप लोगों ने देखा था कल कल पिछली क्लास में 2-3 बार यही ग्राफ आपको मैंने दिखा दिया था। इसमें क्या था? क्या कुछ एलिवेशन वालिडेशन दिखा रहे थे, है ना। स्लोप, सेल्फ, ओशन डेप्थ, ये सारी चीजें दिखा रही थी। इस तरह का जो कर्व बनता है, ये जो एक कर्व बनता है इस तरह का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं। तो हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या होता है, ये आपको पहले पता होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं हम लोग सैलिनिटी पे। सैलिनिटी क्या होता है? हम लोग जानते हैं सैलिनिटी क्या होता है। लवणता। लवणता क्या होता है? आप लोगों में से कितने लोगों ने ओशन देखा है और ओशन का ऐसे पानी ऐसे टेस्ट करने की कोशिश की? आप सबको पता है वैसे भी कि सॉल्टी होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। क्यों नमकीन होता है? क्योंकि उसमें सॉल्ट घुला होता है। ठीक है, क्या घुला होता है? सॉल्ट घुला होता है। तो क्या है, अगर मैं लवणती की सैलिनिटी की बात करूं, लवणता की बात करूं, तो लवणता क्या है कि पानी का वेट ले लो। मान लो कि 1 kg वाटर ले लो। कितना वाटर ले लो? 1 kg। तुमने उसको सुखा दिया, पूरा पानी को धूप में रख के सुखा दिया या गैस पे रख के सुखा दिया। अब जब वो सारा पानी सूख के इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, तो तुम्हारे तलछट्टी पे सेडिमेंट्स बचेंगे। किसके सेडिमेंट बचेंगे? सॉल्ट के सेडिमेंट बचेंगे, यानी सॉल्ट बचेगा, नमक बचेगा। अलग अलग नमक के प्रकारों का, चीजों का मिक्सचर मिलेगा, जो उसको सॉल्टनेस, लवणता प्रदान करता है। तो 1 kg पानी को लेके उसको गर्म करो और उसमें कितना तुमको लवण मिले, कितना तुमको सॉल्ट मिले, उसको सॉलिनिटी है। तो डेफिनेशन अगर तुम उसका देखना चाहो तो कैसे है? इट इज द रेशियो, रेशियो होता है बिटवीन वेट ऑफ डिजॉल्व्ड मटेरियल इन द वेट ऑफ वाटर। या यूं कहें कि एक 1 किलोग्राम सी वाटर में, 1 किलोग्राम सी वाटर में मतलब 1000 ग्राम सी वाटर में सुखा दोगे तो कितना नमक मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं लवणता। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैलिनिटी। अगर डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज सैलिनिटी अमंग फॉलोइंग, सो इट इज 1 kg ऑफ सी वाटर में कितना सॉलिड मटेरियल है, कितना ग्राम सॉलिड मटेरियल। ठीक है, इसीलिए इसको जब मेजर करते हैं तो इसको हम लोग मेजर करते हैं पार्ट पर थाउजेंड में। मतलब 1000 पार्ट ऑफ पानी में ये हमारे सॉल्ट का पार्ट कितना है। ठीक है, 1000 ग्राम पानी में अपने सॉल्ट का पार्ट कितना है, अपने इस सॉलिड मटेरियल का पार्ट कितना है, इसको जब तुम कैलकुलेट करते हो तो दिस इज कॉल्ड सैलिनिटी। इसीलिए इसको पार्ट पर थाउजेंड में नापा जाता है। कहीं कहीं पे इसको यहाँ पे पीपीटी से डिनोट किया जाता है, यानी कि मान लो तुमसे पूछे सैलिनिटी कितना है, तो लिखा रहता है 35 पीपीटी, पार्ट पर थाउजेंड। ठीक है, कहीं पे उसका एक सिंबल बनाया जाता है ऐसे, ये परसेंट वाला, और परसेंट के आगे एक और जीरो लगा देते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है पर थाउजेंड। परसेंट का क्या मतलब होता है? परसेंट का क्या मतलब होता है? पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100। प्रति 100 में कितना पार्ट है, तो ये वाला जो सिंबल होता है यूज करते हैं हम लोग पर थाउजेंड के लिए करते हैं कि प्रति 1000 भाग में से, प्रति 1000 पार्ट में से हमारा ये पार्ट कितना है। तो दिस इज कॉल्ड सैलिनिटी, समुद्र की लवणता। ठीक, अब देखो जो समुद्र की लवणता है ना, वो कैसे आता है? समुद्र में लवणता कैसे आता है? तो समुद्र में लवणता आता है इन सारे सॉलिड मटेरियल्स के कारण। कौन कौन से सॉलिड मटेरियल? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ब्रोमाइड एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
ठीक है, ये कितना कितना होता है, एक एवरेज अगर तुम ले लोगे सभी ओशन का, तो 1000 पार्ट में से 27.2% जो पार्ट है, 1000 पार्ट में से 27.2% पार्ट आपका सोडियम क्लोराइड होता है, 3.8% पार्ट आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट होता है, फिर कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। ठीक है, यानी कि अगर 100 चीज निकला, 100 पार्ट निकला इन मैटर का, तो उसमें सबसे ज्यादा किसका पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, यही जो नमक हम लोग अपने घर में खाते हैं, टेबल सॉल्ट, यही हमारा NaCl होता है, यही हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। आपको पता है कि जो हमारा ये नमक आता है, जो नॉर्मल नमक हम लोग व्हाइट सॉल्ट यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, ये कैसे बनता है, समुद्र के पानी को सुखा के उसी से निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी का जो मेजर पार्ट है वो आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, ये पता होना चाहिए, बच्चों वाली बात है वैसे तो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ था, जब हमारा देश आजाद हो गया, हम लोग नमक खा रहे थे, तो आयोडीन की कमी होने लग गई लोगों को। ठीक है, ये इधर से हट के थोड़ा, आयोडीन की कमी होने लग गई लोगों के खाना में, आयोडीन की डेफिशिएंसी होने लगी, जिसके कारण बीमारियां होने लगी। ठीक है, तो उस बीमारी से निजात पाने के लिए जो हमारा ये ओशन वाला नमक था, इसमें आयोडीन को मिक्स किया जाने लगा। तो आप ऐड देखे होंगे, किसी किसी का आता है ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड डैश डैश नमक। तो ये आयोडाइड क्या है, उसमें आयोडीन ऐड किया गया है। टाटा सॉल्ट या फिर कोई भी सॉल्ट है, नाम तो ले ही दिए, तो उसमें नमक में सोडियम क्लोराइड जो समुद्र को सुखा के बना, उसको रिफाइन किया जाता है, उसमें आयोडीन को ऐड किया जाता है, ताकि हमको बीमारी से बचाया जा सके। तो उससे बहुत फायदा हुआ देश को। चलो फिर से यहाँ पे आते हैं, तो ये सारे सब्सटेंस आपके पाए जाते हैं हमारे समुद्र के पानी के अंदर। अब जो एवरेज है, एवरेज कहने का क्या मतलब है कि कितना मिलता है, तो सभी ओशन में सेम नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन एवरेज अगर तुम निकालो, सभी ओशन में सॉलिनिटी का तुम एवरेज निकालो, तो वो आता है 35 पार्ट पर 1000। ठीक है, एवरेज कितना है, 35 पर 1000। लेकिन इंडियन ओशन का थोड़ा अलग होगा। ठीक है, पैसिफिक में थोड़ा कम होगा, या फिर पैसिफिक में ज्यादा होगा, उस तरह सीज में, डेड सी में ज्यादा होगा। ठीक है, कोई चिल्का लेक में कम होगा सैलिनिटी। तो सैलिनिटी समुद्र के हिसाब से, ओशन के हिसाब से भी बदलता है। सैलिनिटी जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाते हो, उसके हिसाब से भी बदलता है। सैलिनिटी पृथ्वी पे आप कहाँ पे हो, इक्वेटर के पास हो, ट्रॉपिक्स के पास हो, पोल्स के पास हो, कहाँ पे हो, इसके अकॉर्डिंग भी सैलिनिटी बदलता है। तट रेखा से, कोस्ट से आप कितनी दूर हो, उससे भी आपका सैलिनिटी बदलता है। तो सैलिनिटी हमारे ग्लोब में अगर कहीं का भी तुम ओशन पानी लो और उसका टेस्ट करो, तो सबकी सैलिनिटी अलग अलग जगहों की, अलग अलग डेप्थ की, अलग अलग जोन की अलग अलग आएगी। ठीक है, यानी कि सैलिनिटी थ्रू आउट द ओशन सेम नहीं है। जो कितना मैं इसमें वो बना रहा हूं, क्या कहते हैं इसका, सतह, ताकि ये क्वेश्चन अगर इससे कुछ स्टेटमेंट वाले हैं तो गलत मत करो, वो तुम लोग गलत कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो सैलिनिटी है, ये सैलिनिटी तो एक तो अलग अलग है ही, लेकिन ये सैलिनिटी आया कहां से समुद्र के अंदर। तो माना जाता है कि जो मेजर सैलिनिटी हमारे ओशंस के अंदर आए हैं, एक तो जो ये हमारी नदियां हैं, ये जो नदियां हैं, ये नदियां बहती है, ये क्या करता है, जब पृथ्वी के ऊपर होता है, यानी लैंड के ऊपर होता है, तो इरोजन कर रहा होता है। तो इरोजन करके ये मैटर को ले जाके समुद्र में बहा देते हैं। एक तो ये थ्योरी आती है। दूसरी, समुद्र के अंदर जो जानवर हैं, जानवर मतलब जो भी फिशेस हैं, मैमल्स हैं, और बहुत सारे तत्व हैं, जीव जंतु हैं, लाइफ है, वो लाइफ भी बहुत सारे इनमें से जो ये केमिकल है उनको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इन दो फैक्टर्स के कारण क्या होता है, ऐसा मानना है कि समुद्र में सैलिनिटी आता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो अंदर ये वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, या फिर अर्थ के फॉर्मेशन के समय ही कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होगी, उसके कारण भी सैलिनिटी इसको मिला है। जो एशेज होते हैं, मान लो नीचे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, एशेज निकले, उसके कारण भी इसमें क्या आ रहा है, सैलिनिटी आ रहा है। ठीक है, अब ये जो सैलिनिटी है वो समुद्र के हर चीज को प्रभावित करती है। किसको, टेम्परेचर को प्रभावित करती है, समुद्र के डेंसिटी को प्रभावित करती है, प्रेशर को प्रभावित करती है, वेव्स को, करंट्स को, हर चीज को प्रभावित करती है। ठीक है, यानी सैलिनिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओशन कैसा बिहेव कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, समझे।
तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पहली बात, ये जो सॉल्ट होता है ना, जो नमक है, वो फ्रीजिंग के लिए एक फैक्टर के रूप में, ठीक है, जहां पे मोर सलाइन, जैसे तुमने कभी कभी देखा होगा कि अगर तुम पानी में नमक को घोल के जमने के लिए रखो और एक नॉर्मल पानी को जमने के लिए रखो, तो क्या होगा, जो सैलाइन वाटर है यानी नमक वाला पानी है वो धीरे धीरे जमता है, ठीक है, जबकि जो नॉर्मल वाटर वो जल्दी जम जाता है। तो ओशन में भी ऐसे ही होता है, जो क्षेत्र ज्यादा सलाइन है वहां पे फ्रीजिंग जल्दी होती है, वहां पे ओशन वाटर की फ्रीजिंग जल्दी होती है, ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना। उसके बाद सैलिनिटी जहां पे ज्यादा हो, मान लो कि एक गिलास पानी है तुम्हारा, उसमें 1 चम्मच नमक घोला गया है, तो वो कम डेंस होगा, लेकिन उसमें 10 चम्मच नमक डाल दो तो वो ज्यादा डेंस हो जाएगा, उसमें 20 चम्मच नमक डाल दो तो और डेंस हो जाएगा, घनत्व तो उसका बढ़ जाएगा। तो जहां पे ओशन में सैलिनिटी बढ़ेगा वहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर भी बढ़ जाएगा, वाटर का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ओशन के ऊपर सैलिनिटी है उसको इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन भी प्रभावित करते हैं, यानी वर्षा कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, और इवेपोरेशन कैसा होता है, ठीक है। मान लो कि ये पानी वाला क्षेत्र, यहाँ पे बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, तो तुमको पता है कि बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पानी की कमी हो गई, सॉल्ट का कंटेंट उस पानी में बढ़ जाएगा। क्यों, समझो, 1 लीटर पानी है तुम्हारा या 2 लीटर पानी है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा 50 ग्राम नमक है, अब तुमने इसमें इवेपोरेशन हुआ और ये 1 लीटर बचा, लेकिन नमक तो इवेपोरेट नहीं हुआ, नमक अभी भी 50 ग्राम है। तो 2 लीटर पानी में पहले 50 ग्राम नमक था, अब 1 लीटर पानी में 50 ग्राम नमक है, क्या हुआ, सैलिनिटी बढ़ गई, वहीं यहाँ पे बारिश हो गई, अब 2 लीटर से कहा 5 लीटर पानी हो गया, 5 लीटर पानी में 50 ग्राम ही नमक है, तो क्या हुआ, सैलिनिटी कम हो गई। तो इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन सैलिनिटी को प्रभावित करता है, ठीक है, सैलिनिटी डेंसिटी को प्रभावित करता है, सैलिनिटी समुद्र के फ्रीजिंग पॉइंट को प्रभावित करता है, ओशन वाटर के फ्रीजिंग जमाव बिंदु को, हिमांक को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या देखेंगे हम लोग। दूसरा, सोर्स कौन है, लैंड है, मैंने पहले ही बताया कि लैंड है, इसके साथ भी बहुत सारे अलग अलग थ्योरी आता है, रिवर लेके आते हैं सोल्यूशन को, फिर ये सारी बातें तो मैंने बता दी। इक्वेटोरियल जोन जो है आपका, वो लो सैलिनिटी वाला जोन है। क्यों लो सैलिनिटी वाला जोन है, बारिश यहाँ पे ज्यादा हो, ठीक है, एक तो ये बात। ट्रॉपिकल जोन जो है 23.5 डिग्री और इसके बियॉन्ड वाला जो जोन है, वहां पे क्या होता है, रेनफॉल लो होता है लेकिन इवेपोरेशन ज्यादा होता है ट्रॉपिक्स में, तो वहां पे क्या आपको देखने को मिलता है, सैलिनिटी हाई देखने को मिलती है। अब देखो, पृथ्वी पे कहां पे तुम मौजूद हो, किस लैटिट्यूड लाइन पे मौजूद हो, उसके अकॉर्डिंग भी क्या हुआ, तुम्हारे सैलिनिटी पे प्रभाव पड़ गया, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं। टेम्परेट जोन में भी लो सैलिनिटी होता है एंड पोलर में एकदम कम सैलिनिटी, ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम इसके आगे चलेंगे तो क्या होंगे कि समुद्र में जैसे जैसे तुम डेप्थ में जाओगे, समुद्र में जैसे जैसे तुम डीप में जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो नदी लेके आ रहा था पानी, ये कम होता जाएगा, नीचे तो मिक्सिंग नहीं हो रही है ना पानी की, ठीक है, नीचे क्या हो रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रही है पानी, लेकिन ऊपर वाले लेयर में क्या हो रहा है, समुद्र के ये नदियां आ रही हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया हो रही है। अब मान लो इवेपोरेशन हो रहा है तो पानी कहाँ ऐड हो रहा है, सॉरी, पानी कहाँ कम हो रहा है, ऊपर के सरफेस में बेसिकली, बारिश हो रही है, एडिशन यहाँ हो रहा है, नदियां आ रही हैं तो पानी यहाँ पे जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे समुद्र के तुम डीप में जाओगे वैसे वैसे सैलिनिटी तुम्हारी कांस्टेंट होती जाएगी, मतलब उसमें चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कोई बाहरी फिनोमिना नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है डेप्थ में जो कि इसको प्रभावित कर सके, जबकि अपर पार्ट में क्या है, बहुत सारी डिस्टर्बिंग फैक्टर है जिसके कारण वो प्रभावित हो रहा है। ओके, ये बात याद रखे हुए। अब क्या कह रहा हूं, देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन द सैलिनिटी बिटवीन सरफेस जोन, अपर के जोन एंड नीचे का जोन, ठीक है। क्यों, अभी मैंने बताया कि वाटर लॉस एंड वाटर एडेड वाला कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से जब बनाते हैं तो तुम्हारा एक इस तरह का ये ग्राफ बनता है जिसको हम लोग सैलिनिटी का ग्राफ कहते हैं। पहली बात तो ये देखो, इसका ये 2 भाग है, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये कहां का दिखा रहा है तुमको, हाई लैटिट्यूड का। हाई लैटिट्यूड मतलब उच्च अक्षांशों का, उच्च अक्षांशों का। और ये वाला जो पार्ट है ये तुमको दिखा रहा हूं निम्न अक्षांश,
अभी तुमको याद हो तो मैंने तुमको एक बात बताई थी कि इक्वेटर के पास क्या होता है, किस तरह का ये आपको देखने को मिलता है, सैलिनिटी। इक्वेटर के पास सैलिनिटी कैसा देखने को मिलता है, अभी यहाँ पे मैंने तुमको बताया, रिलेटिवली लो। तो यहाँ पे कैसा है, इक्वेटर के पास कैसा है, लो। ठीक है, ट्रॉपिक्स के पास कैसा है, हाई। और फिर ट्रॉपिक से जब तुम किधर जा रहे हो, पोल्स की तरफ जा रहे हो, तो पोल्स पे भी कैसा है, लो। देखो आइस शीट्स वगैरह वहां पे मिल रही है ना। कैसा तुमको मिल रहा है सैलिनिटी, पोलर एरिया में देखो क्या हो रहा है, मिनिमम तुमको मिल रहा है। ठीक है, लो सैलिनिटी टेम्परेचर में, सब पोलर एंड पोलर में मिनिमम तुमको मिल रहा है। तो एक बात समझो कि यहाँ पे सबसे हाई है, कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड में, मध्य अक्षांशों में सैलिनिटी सबसे हाई है। ठीक है, अब इस मिड अक्षांशों में अलग तुमको देखने को मिलेगा फिनोमेना, हाई में अलग देखने को मिलेगा। हाई में क्या है कि ऊपर वाले पार्ट में ज्यादा असर पड़ रहा है, तो हाई लैटिट्यूड में जब तुम जाओगे, पोलर सब पोलर पार्ट में जाओगे, तो सरफेस में तुम्हारी सैलिनिटी कम मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, और जब तुम ट्रॉपिक्स वाले क्षेत्र में जाओगे, लो लैटिट्यूड में जाओगे, तुमको क्या हो रहा है, हाई मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम ट्रॉपिक्स वाले जोन में समुद्र के नीचे जाते जाओगे, तो लवणता क्या होगा, कम होता जाएगा। वहीं जैसे जैसे तुम लोग पोलर क्षेत्रों में नीचे जाते जाओगे, वैसे वैसे लवणता क्या है, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो, ये गहराई को दिखा रहा है, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 4000 मीटर। ये वाला जो ग्राफ है, ये हाई लैटिट्यूड का दिखा रहा है, उच्च अक्षांशों का, और ये दिखा रहा है निम्न अक्षांशों। दूसरी बात यहाँ पे क्या मैंने कहा कि जैसे जैसे यहाँ पे देखो तुम नीचे जा रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, यहाँ पे ये बढ़ रहा है। देखो ये यहाँ पे ऐसे ग्राफ आ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लो लैटिट्यूड में घट रहा है। तो ध्यान ये रखना है, जो याद करने वाली बात ये रखना है कि जब मैं समुद्र में, ये बात एकदम याद रखना, नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, तो हाई लैटिट्यूड में, उच्च अक्षांश में क्या होगा, लवणता बढ़ेगी, लेकिन निम्न अक्षांश में, निम्न में घटेगी। ये लाइन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इस पे एमसीक्यू बनेगा। हाई लैटिट्यूड में लवणता क्या होगा, बढ़ेगी, लेकिन लो लैटिट्यूड में, निम्न लैटिट्यूड में लवणता घटेगी। कब, जब मैं समुद्र की गहराइयों में उतरूंगा। उसके बाद ऊपर वाले सरफेस में चलो धीरे 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 कम हो रहा है, लेकिन एक जोन आएगा, एक इलाका आएगा जिसकी जो गहराई है वो 1000 से लेके 3000 तक रहेगी, 1000 मीटर से 3000 मीटर तक रहेगी। वहां पे जो ये सैलिनिटी है उसमें रैपिड चेंज आएगा, बहुत तेजी से बदलाव आएगा। तो इस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग हेलोक्लाइन क्षेत्र। ठीक है, तो हेलोक्लाइन क्या है, पृथ्वी पर समुद्र की गहराई वाला वो क्षेत्र जहां पे लवणता बहुत तेजी से घटता है। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हेलोक्लाइन क्षेत्र कहते हैं। जब हेलोक्लाइन क्षेत्र खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद देखो ये लगभग सीधी लाइन है, वहां पे परिवर्तन होना, चेंजेस होने सैलिनिटी में लगभग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तुमने क्या समझा, अभी तुमने 3 बातें मुख्य रूप से समझी कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, तो अगर तुम हाई लैटिट्यूड में हो, पोल और टेम्परेट वाले क्षेत्र के आसपास हो, तो नीचे जाते जाते लवणता बढ़ेगी, लेकिन अगर ट्रॉपिकल कटिबंधीय क्षेत्रों में हो, तो नीचे जाते जाते लवणता घटेगी। पहली बात तुमने ये याद किया। उसके बाद तुमने याद किया, जब तुम नीचे गोता मारोगे 3000 मीटर से, सॉरी 300 मीटर से 1000 मीटर का एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहां पे बहुत तेजी से लवणता में परिवर्तन होगा, जिसको हम लोग हेलोक्लाइन का क्षेत्र कहते हैं। तीसरी बात, जब तुम हेलोक्लाइन का क्षेत्र पार कर जाओगे, तब लवणता में परिवर्तन होना लगभग बंद हो जाएगा, समान स्थिति आ जाएगी, समस्थिति आ जाएगी। ओके,
तो ये बात तुमने समझा सैलिनिटी के संदर्भ में। ठीक है, समझ गए, यही बात सैलिनिटी में, इतनी मुख्य बात याद क्वेश्चन बनेगा। देखो सर, अगली बात, सैलिनिटी के बाद हम लोग बात करेंगे तापमान की। देखो तापमान का क्या है ना कि समुद्र में लगभग 50 से 80% एल्बिडो वाला भी तुमने देखा होगा, तो रिफ्लेक्टेंस उस तरह का होता है, और ये एब्जॉर्ब भी बहुत ज्यादा करता है। 80% तो मुझे लगता है, पता नहीं मैं कहाँ से ले आया हूँ, लेकिन हाई अमाउंट ऑफ जो सोलर रेडिएशन है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि 71% पार्ट ऑफ द ग्लोब इज कवर्ड बाय ओशन इटसेल्फ। 71% भाग तो सिर्फ समुद्र आपको कैरी कर रहा है, कवर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जो ये टेम्परेचर है ऊपर से नीचे जाते हुए यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं यूनिफॉर्म है? क्योंकि जो समुद्र के सतह का ऊपर वाला भाग है उस पे ना सीधी रोशनी पड़ रही है, उस पे सीधी रोशनी पड़ रही है। अब रोशनी जब सीधी पड़ गई समुद्र पे, तो पहले वहां पे उसने हीट किया, वहां पे उसका तापमान को उसने बढ़ाया। अब जैसे तुम नीचे जा रहे हो तो बेचारा उसकी भी पावर खत्म हो जा रही है। तुमको पता है जो IR है वो वेव्स के फॉर्म में चलती है, अब ड्यूल नेचर पार्टिकल में नहीं जाएंगे, लेकिन मान लो वेव के फॉर्म में चलती है। वो बेचारा एक गहराई के नीचे जा ही नहीं पाता है। कौन? सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी समुद्र में एक गहराई से नीचे जा ही नहीं पाता। तुमको अरे सर ये कैसी बात है? तो ऐसी ही बात है कि जैसे समुद्र के तुम नीचे जाओगे तुम्हें अंधेरा बढ़ता जाएगा, एक एक डेप्थ के बाद पहुंच के तुमको रोशनी दिखेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे डीप ओशन में ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं, ऐसे लिविंग बीइंग पाए जाते हैं, लिविंग एंटिटीज पाए जाते हैं जिनकी आंखें ही नहीं होती, जिनमें विजन होता ही नहीं, वो देख ही नहीं सकते हैं, वो सेंसेस पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र की गहराइयों में हमारी रोशनी पहुंचती ही नहीं है। रोशनी का जो मैक्सिमम काम है वो ऊपर के सतह में होता है। तो क्या तुमने समझा कि ऊपर के सतह में तापमान ज्यादा रहेगा, रोशनी ज्यादा रहेगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तापमान तुम्हारा कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि लाइट नहीं पहुंच रही है, इंफ्रारेड नहीं पहुंच रहा है, तापमान कम होता जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अपर 10% लेयर जो है समुद्र की ऊपरी का जो 10% भाग है वहां पे कंटेन मोर हीट देन द इंटायर एटमोस्फेयर। वहां पे हीट सर्वाधिक अधिक है, सर्वाधिक अधिक वहां पे पाया जाता है। चलो टेम्परेचर को क्या क्या डिटरमाइन करते हैं? अब देखो ये मैंने 50 बार बताया है। लैटिट्यूड, जाहिर सी बात है, लैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ? जहां पे सूर्य की रोशनी सीधी जा रही है वो ज्यादा गर्म हो रहा होगा, जहां पे कम जा रही होगी वहां पे कम गर्म हो रहा होगा। दूसरा प्रिवेलिंग विंड, प्रचलित हवाएं, आपको पता है हवाएं भी, वो याद करो लैनिना एल नीनो, हवाएं भी क्या करती हैं, हमारा जो टेम्परेचर हो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है, याद है ना। दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जहां पे लैंड ज्यादा है तो लैंड की हीटिंग प्रॉपर्टी एंड पानी की हीटिंग प्रॉपर्टी अलग है ना। आपको वो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज में मैंने एक बात बताई थी, उससे कनेक्ट करो इसको। तो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कैसा हो रहा है, इस पे प्रभावित होगा। डेंसिटी ऑफ पानी, पानी कितना डेंस है, पानी का घनत्व कितना है, वो भी प्रभावित करेगा। और ओशन करंट, समुद्री जो ये धाराएं हैं, ये कैसे धाराएं, ये समुद्री धाराएं हैं, ये कैसे प्रभावित करेगा? ये सारे चीजें ओशन टेम्परेचर को प्रभावित करता है। ठीक है, अगली बात क्या है कि 45% यानी अगर 100 यूनिट ऑफ लाइट पहुंच रहा है तो नीचे मैंने अभी बताया था कि बहुत कम लाइट पहुंचता है, एकदम कम पहुंचता है, अंधेरा होता है। सिर्फ 45% भाग के लगभग ही डीप ओशन तक पहुंच जाता है। इसीलिए अपर लेयर ऑफ जो एटमोस्फियर अपर लेयर ऑफ जो समुद्र है, आपका समुद्र का ऊपरी लेयर है, उसको हम लोग फोर्टिक जोन या यूफोरिक जोन कहते हैं, यानी वो जोन जहां पे लाइट आता है। और जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, लाइट कम होते जाता है। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज आती है, अभी मैंने तुमको हेलोक्लाइन बताया था, दूसरा बता रहा हूँ थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन देखो, थर्मोक्लाइन में वो सब नहीं आता है कि ये हाई लैटिट्यूड लो लैटिट्यूड। थर्मोक्लाइन क्या है? देखो जैसे जैसे तुम समुद्र के नीचे जा रहे हो तापमान कम होते जा रहा है। एज यू आर मूविंग डाउन द ओशन, समुद्र के नीचे जा रहे हो तापमान कम होते जा रहा है लगभग 300 मीटर तक। कब तक? लगभग 300 मीटर तक तुमको तापमान देखो सेम दिख रहा है, ये ऐसे। तो अपर लेयर ऑफ द ओशन में ऊपरी परत जो है 300 मीटर तक की, उसमें तापमान लगभग बराबर रहता है। जैसे ही तुम 300 मीटर से 1000 मीटर के क्षेत्र में जाते हो, अचानक से क्या होता है, तापमान कम होने लगता है।
तो ये वाला क्षेत्र जहां पे समुद्र के अंदर तापमान रैपिडली अचानक से कम होना शुरू हो जाए, उसको हम लोग थर्मोक्लाइन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, थर्मोक्लाइन क्षेत्र के बाद फिर से ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी थर्मोक्लाइन क्षेत्र के नीचे तापमान में बहुत स्लो चेंज या फिर नो चेंज आता है, क्योंकि सनलाइट ही नहीं पहुंच रही। तो इस वाले ग्राफ को हमने कहा टेम्परेचर एंड डेप्थ ग्राफ। इसमें ये थर्मोक्लाइन क्या है, वो क्षेत्र जहां पे रैपिडली तापमान बदलता है। हेलोक्लाइन में रैपिडली क्या बदलता था, रैपिडली सैलिनिटी बदलती थी, ओशन सैलिनिटी कम होता था। तो ये बात हो गई टेम्परेचर की। ठीक है, तो इसको 3 जोन में बांटते हैं। पहला हमारा शैलो जोन, ऊपर वाला भाग जहाँ पे तापमान लगभग कांस्टेंट रहता है। उसके बाद आता है थर्मोक्लाइन भाग, थर्मोक्लाइन भाग में अचानक से तापमान गिरता है। और उसके बाद आता है डीप भाग, डीप भाग में क्या होता है, 1000 मीटर से नीचे के भाग, वहाँ 80% वॉल्यूम ऑफ वाटर जहां पे है, वहां पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है एंड लो रहता है। ठीक है, तो 2 चीजें हमने समझ ली, एक ओशन करंट ओशन में सैलिनिटी को समझा एंड ओशन में टेम्परेचर को समझा। ठीक है, क्लियर। इसके साथ मुझे लगता है यूनिट 1 जो है ओशनोग्राफी का वो खत्म हो गया। अब समुद्र का जो ये जल है ना, ये जल ऐसे रुका हुआ नहीं है, जैसे कुएं में जल रुका रहता है वैसा नहीं, ये जल मोशन में। ये जल कैसा है, मोशन में। अब ये जो जल का मोशन है समुद्र के अंदर, ये 2 प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन का क्या मतलब हुआ, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक, ऊपर ऊपर सतह पे, समुद्र के सतह का जो पानी है वो आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, तो समुद्र के अंदर 2 प्रकार के हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, एक को कहते हैं ओशन वेव्स, समुद्री लहरें, और एक को कहते हैं ओशन करंट, समुद्री धाराएं। तो ओशन करंट एंड ओशन वेव समुद्र के ऊपर चलने वाला हॉरिजॉन्टल हवाएं हैं, और हवाएं नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर। वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है, जब नीचे का पानी ऊपर आए फिर नीचे जाए, फिर ऊपर आए, मतलब नीचे का पानी, समुद्र के नीचे का पानी ऊपर उठे फिर नीचे जाए, ऊपर उठे नीचे जाए, वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल भी 2 होता है। कौन से 2 होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं टाइड्स, ज्वार भाटा, एक को हम लोग कहते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग क्या है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर का जब परत परत दर परत ये सारा पानी चला जाता है कहीं और, एल नीनो में बताया था, तो नीचे वाला ठंडा पानी ऊपर आ जाता था, है ना, ऐसा कुछ बताया था, ये अपवेलिंग है। टाइड्स क्या है, ज्वार भाटा, जो चंद्रमा के प्रभाव से बनता है। तो ये तीनों हमको पढ़ना है, वेव्स, करंट एंड टाइड्स, इस पे क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग वेव्स को पढ़ते हैं। वेव्स को पढ़ने से पहले देखो ये तीन शब्द याद रखना, स्वॉश, बैकवॉश एंड लॉन्ग शोर करंट। लॉन्ग शोर करंट तो आई नो सबको पता है, क्योंकि तुमने जो लैंड फॉर्म का निर्माण करवाया था, वेव्स का कोस्टल लैंड फॉर्म का निर्माण करवाया था, वो किससे करवाया था, किससे करवाया था, लॉन्ग शोर करंट से करवाया था, लॉन्ग शोर वेव से करवाया था। ठीक है, अब ये बात तो एक होता है स्वॉश, जब ये समुद्र की लहरें पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी नहीं, जब हमारी तटों की तरफ आती है, उसको कहते हैं स्वॉश। स्वॉश क्या करता है, डिपोजिशन करता है, समुद्र का पानी अंदर की तरफ आता है, इसको हम लोग कहते हैं स्वॉश। स्वॉश में क्या होगा, जो छोटे छोटे मटेरियल है, ये सारी चीजें वो आके जमा होंगी हमारी किनारों पे। ओके, जब वो पानी वापस जाएगा, अब समुद्र का पानी अंदर तो आ गया, तुम लोग बीच पे खड़े हो तो देखा होगा कि लहरें आती हैं फिर लहरें जाती हैं, तो लहरें जब आती हैं उसको कहते हैं स्वॉश। ठीक, वो डिपोजिशन करेगी, और जब लहरें वापस जाएंगी उसको कहते हैं बैकवॉश। बैकवॉश में क्या होता है, वो कटाव करती है, चीजों को वापस लेके जाती है। तो अगर तुम तट पे खड़े हो, स्वॉश आया तो तुम अंदर की ओर गिरोगे, अंदर की ओर मतलब तट की तरफ गिरोगे, लैंड की तरफ गिरोगे। लेकिन अगर तुम बैकवॉश में फंस गए तो वो तुम खींच के अंदर की ओर ले जाएगा, समुद्र की ओर ले जाएगा। तो ये 3 चीज याद रखना, स्वॉश, बैकवॉश एंड लॉन्ग शोर करंट। अब ये वेव्स कैसे बनता है, सबसे पहले वेव्स हम लोग देख रहे हैं, करंट कल के क्लास में, अगली क्लास में देखेंगे। वेव्स क्या होता है, समुद्र के ऊपर क्या होता है, हवा चल रहा है, तो इस हवा के प्रभाव में
जब समुद्र की ऊपरी परत जल का मूव करे उसको हम लोग लहर कहते हैं, ओशन वेव्स कहते हैं। इन वेव्स के ऊपर सर्फिंग की जाती है, ठीक है। तो ये आपका वेव्स है, ये देखो ऐसे ऐसे समुद्र बनता है। अगर समुद्र काम रहेगा, समुद्र क्या होगा, काम मतलब शांत रहेगा, तो लहरों का लेवल यहां तक रहेगा। लेकिन जब वेव्स बनेगा तो ये ऐसे ऊपर उठता है, नीचे जाता है। ऊपर उठने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेस्ट कहते हैं हमेशा की तरह। तो नीचे जाने वाले भाग को क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, ठीक है। दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में, इसके बीच की दूरी को वेव का लेंथ कहते हैं, ठीक है। अगला बात है आपका वेव फ्रीक्वेंसी। हर सेकंड या हर घंटे या हर दिन कितना वेव तट से टकराता है उसको हम लोग वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड टाइम पीरियड क्या होता है वेव का पीरियड, कि एक ये वाला वेव आया फिर ये वाला वेव आया, इनके बीच में टाइम कितना है, इसको हम लोग वेव पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास की बात। तो वेव में तुमने क्या बनना, वेव कैसे बनते हैं, बहुत आसान सी बात, जो हवाएं चल रही होती है समुद्र के ऊपर उसके कारण वेव्स का निर्माण होता है, ओके। वेव्स में क्रेस्ट क्या होता है, जो ऊपर ऐसे उठता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, जो नीचे रहता है वो ट्रफ कहते हैं। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेव का लेंथ कहते हैं। तट से वेव कितनी बार टकराता है उसको वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेव कितने कितने देर के बाद टकराता है उसको वेव पीरियड, ठीक है। ये शब्द याद रखना। ये कौन सा मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही काम। हमने क्या समझा, सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड वेव्स के बारे में जाना, ओके, क्लियर। तो आई होप कि तुम लोग पढ़ रहे हो। अभी हम लोग फिर से 10 बजे मिलेंगे, 9:30 या 10 बजे देख लेना, 10 बजे शायद हम लोग मिलेंगे, जब हम लोग अपना वीकली एमसीक्यू वाला जो पार्ट है वो करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आई होप कि ये तुम लोगों को समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट में बता देना। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि वो एंडीज पर्वतमाला का कुछ मैंने पूछा था कि सबसे नैरो शेल्फ क्यों है, क्योंकि वहां पे दो प्लेट मर्ज करते हैं तो माउंटेन की उत्पत्ति हुई है, फोल्ड माउंटेन की। तो फोल्ड माउंटेन और समुद्र के बीच में कम है, इसीलिए वहां पे नैरो शेल्फ मिलता है। हमारे जो शी सेल्फ की हम लोग बात की थी, नैरो, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो लग के, ठीक है, और क्वालिफाई करना है। और जल्दी से सारे वीडियो को शेयर कर दो, जितने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे देखो बहुत आगे हम लोग बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को क्वालिफाई करना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। जय हिंद।